हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल बायोलॉजी का लेक्शन पढ़ेंगे। टॉपिक पढ़ेंगे जंतु वर्गीकरण के आधार, द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि वर्गीकरण का जो इतिहास है, वर्गीकरण का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य का इतिहास है, क्योंकि बहुत ही प्राचीन काल से ही मनुष्य जो है जीवों को वर्गीकृत करता आ रहा है। जैसे पादपों और जंतुओं को वर्गीकृत कर दिया, घातक और अघातक, हानिकारक, लाभदायक, इस तरह से अनेक रूपों के अंदर जो है जीवों को मानव ने, मनुष्य ने वर्गीकृत किया। इसी प्रकार जो है जंतुओं को पादपों से कोशिका भित्ति की उपस्थिति, सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति की उपस्थिति, पोषण के आधार पर और पोषण की विधियों के आधार पर जो है हरित लवक के आधार पर अलग से वर्गीकृत कर दिया है। तो ये प्राचीन काल से ही वर्गीकरण चलता आ रहा है। ये आज का नया टॉपिक नहीं है, आज की नई बात नहीं है कि मनुष्य ने वर्गीकरण आज सीखा है, प्राचीन काल से ही करता आ रहा है। जंतुओं को वर्गीकरण करने के लिए जो वर्गीय वैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ लक्षणों को आधार बनाया है और उन लक्षणों के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया है। वो वर्गीकरण के आधार लक्षण कौन कौन से हैं, उनको हम आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया है वो है सममिति, सिमेट्री या सममिति। सिमेट्री या सममिति क्या होती है कि सिमेट्री या सममिति ये वह एक काल्पनिक तल होता है, वह एक काल्पनिक तल होता है जो कि जीव को दो बराबर अर्धांश के अंदर विभाजित करता है, उसके दो पार्ट कर देता है, इक्वल दो पार्ट। अगर किसी जीव के अंदर वो तल उपस्थित है तो वो जीव सम्मित है, अगर नहीं है तो वो असम्मित है। ठीक है, तो उस क्रिया को सिमेट्री कहा जाता है कि जीव के अंदर सिमेट्री है या नहीं है। ठीक है, तो सिमेट्री जो है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली है असम्मित। असम्मित सिमेट्री वो सिमेट्री होती है कि यदि जीव के अंदर कोई भी ऐसा काल्पनिक तल नहीं है जिससे उसके दो बराबर हिस्से कर सके। अगर ऐसा कोई तल नहीं है तो वो जीव असम्मित जीव कहलाता है। जैसे कि अमीबा है, स्पंज है। अमीबा आप जानते हो इस तरह से एनिमेट आकार का जंतु होता है। ठीक है, तो इसको किसी भी तल से बांटे तो इसके दो बराबर हिस्से नहीं होते। हाँ, एक बात और है कि ये जो इनको सम्मित और असम्मित कह रहे हैं, ये एक्सटर्नली जो है इसको देखना है, इंटरनली नहीं देखना है, यानी उसके जीव के अंदर के हिस्से को नहीं देखना है। जीव की बाहरी जो संरचना है, बाहरी आकार की है, उसी के बेस पर ही सिमेट्री बताई जाती है। तो अमीबा है, स्पंज है, ये असम्मित जंतु होते हैं। दूसरी है अरीय समिति। अरीय समिति क्या होती है? तो जो जंतु होते हैं उनमें जंतुओं के अंदर एक सिरा होता है, उस पर मुख उपस्थित होता है और दूसरे सिरे पर गुदा उपस्थित होती है। ठीक है, तो अगर उन जंतुओं को, जैसे ये जंतु है तो इस सिरे पर उसमें मुख उपस्थित है, इस सिरे पर उसमें गुदा उपस्थित है। ठीक है, तो ऐसे जंतुओं को अगर किसी काल्पनिक तल से काटा जाए तो वो उनका सममित तल होता है। और ऐसे जंतु इनके अंदर एक से ज़्यादा ऐसे तल पाए जाते हैं जिससे उसके दो बराबर हिस्से हो सकते हैं, उस जंतुओं को अरीय सममित जंतु कहा जाता है और सिमेट्री को अरीय सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये देखिए, तो ये एक बेलनाकार जो है जंतु है, तो इसमें देखिए यहाँ से अगर इसको काटें तो ये इसके अंदर एक ऐसा तल है जो इसके केंद्र से होकर के गुजरता है और इसके दो बराबर हिस्से करता है। तो ऐसे बहुत सारे तल इसके अंदर उपस्थित है जिससे इसको बराबर हिस्सों के अंदर काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सारे ऐसे तल हैं जिससे इसके बराबर हिस्से हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तल हैं, तब उस जंतु को अरीय सममित कहा जाता है। ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल कहा जाता है। और कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर सिर्फ दो ही तल होते हैं, उनको
द्विअरीय कहा जाता है। अरीय के अंदर टाइप है द्विअरीय, जब उसमें सिर्फ दो ही तल हों तब उसको द्विअरीय कहा जाता है। और यदि उसके अंदर 5 तल हों, जैसे कि यहां देखिए, तो इसके अंदर जो है 5 तल हैं। ये पहला तल है, ठीक है, ये दूसरा तल है जिससे 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, ये तीसरा तल है, ये चौथा तल है जिससे बराबर हिस्से हो जाएंगे, और ये वाला 5वां तल है। इसमें 5 ऐसे तल हैं जिससे इसके बराबर हिस्से हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो समिति है उसको पंचअरीय कहा जाता है। पंचअरीय जो समिति है ये तारा मछली के अंदर पाई जाती है, स्टार फिश के अंदर पाई जाती है। इकाइनोडर्मेट्स जो जंतु हैं उनके अंदर पंचअरीय समिति होती है, ठीक है। और द्विअरीय जो है ये टीनोफोरा के जंतु हैं, जैसे बोराई है, उस टीनोफोरा के जंतु के अंदर द्विअरीय समिति पाई जाती है। और अरीय समिति जो है ये हाइड्रा है, सी अमीमोन है, इनके अंदर अरीय समिति पाई जाती है, ठीक है। तो अरीय के आगे टाइप है द्विअरीय है और पंचअरीय है। पंचअरीय तारा मछली के अंदर और द्विअरीय बोराई के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में है द्विपार्श्व समिति। अगला टाइप है द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति क्या होती है? जब जंतु जो है उसके अंदर केवल एक ही ऐसा तल हो जिससे उसके 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं, और उसमें एक सिरा अगर और एक सिरा पश्च होता है, और उसमें दाएं और बाएं की जो है अलग अलग पहचान हो सकती है, तो इस तरह की समिति को अरीय द्विपार्श्व समिति कहा जाता है। जैसे ये देखें, ये कोई एक जीव है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इनके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा तल है जिससे इसके 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं। तो वो तल कौन सा है? वो इसमें ये वाला तल है। इस एक तल से ही इसके 2 बराबर हिस्से हो सकते हैं, और कोई इसके अंदर तल नहीं है जिससे इसके 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है द्विपार्श्व समिति, ठीक है। द्विपार्श्व समिति, तो द्विपार्श्व समिति जो है वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है। कीट है, प्लेटिहेल्मिन्थी संघ के जंतु है, ये प्लेटिहेल्मिन्थी संघ से लेकर के कॉर्डेटा तक जो है इन जंतुओं के अंदर अधिकांशतः जो है द्विपार्श्व समिति ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है द्विपार्श्व समिति। तो समिति के बेस पर जीव जो है 3 प्रकार के हैं, असमित, अरीय समित और द्विपार्श्व समित, ठीक है। उसके बाद अगला बेस है द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय। ये दूसरा बेस है जिसके बेस पर जंतुओं को वर्गीकृत किया जाता है। तो क्या होते हैं द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय? तो जंतुओं में निषेचन की क्रिया के पश्चात जब उनमें निषेचन हो जाता है तो उसके बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के अंदर जो विभिन्न प्रकार के विदलन विभाजन होते हैं जिससे ब्लास्टुला बनता है, और ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला जो बनता है उसके अंदर 3 प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है। जिन 3 प्राथमिक जनन स्तरों को एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहते हैं। 3 जनन स्तर, प्राथमिक जनन स्तरों का निर्माण होता है जिसको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म कहा जाता है। ये तीनों जनन स्तर मिलकर के सभी अंगों का विकास करते हैं, उनका निर्माण करते हैं। सभी अंगों का निर्माण और विकास जो है इन्हीं तीनों जनन स्तरों से होता है, ठीक है। अब बात आती है कि द्विजनस्तरीय और त्रिजनस्तरीय क्या होते हैं। तो द्विजनस्तरीय वो जंतु होते हैं जिनका निर्माण जो है 2 जनन स्तर वाले ब्लास्टुला से होता है। तो 2 जनन स्तर वाले गैस्ट्रुला से होता है। उसमें 2 जनन स्तर कौन से हैं? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इन 2 जनन स्तरों वाले गैस्ट्रुला से जिन जंतुओं का विकास होता है, निर्माण होता है, उनको द्विजनस्तरीय कहा जाता है। और जिनका निर्माण जो है 3 जनन स्तरों से होता है, 3 जनन स्तर वाले गैस्ट्रुला से निर्माण होता है, उसको त्रिजनस्तरीय जंतु कहा जाता है, ठीक है। तो द्विजनस्तरीय वाले जो जंतु है उसका उदाहरण है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा उसका उदाहरण है, ठीक है। द्विजनस्तरीय का उदाहरण है सिलेंट्रेटा। और त्रिजनस्तरीय जो है ये
प्लेटीहेलमिंथी से लेकर के आगे सारे जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं काइनेटोडर्मेटा तक, हेमिकोऑर्डिनेटा और कोऑर्डिनेटा सभी के अंदर जो है त्रिजनस्तर पाए जाते हैं। 3 जनस्तरों से उनका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है दूसरा बेसिस वर्गीकरण का, द्विस्तरीय या त्रिजनस्तरीय। ओके, उसके बाद तीसरा बेसिस है देवगुहा। कल का पेक देवगुहा, तीसरा टॉपिक अपना जो कि वर्गीकरण का दायरा देवगुहा। देवगुहा क्या होती है? व्हाट इज देवगुहा? देवगुहा देखिए क्या होती है, जो बॉडी वॉल है, देह भित्ति है, हमारी जो देह भित्ति है, आउटर बाउंड्री वॉल है, और बीच में ये आहार नाल है, वाली आहार नाल है, और ये वाली देह भित्ति है। इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, देह भित्ति और आहार नाल के बीच का स्थान, ये वाला स्थान जो कि दोनों तरफ से मीजोटर्म से आश्रित है, उस स्थान को देहगुहा कहा जाता है। वापस से सुनिए, देह भित्ति और आहार नाल के बीच का स्थान जो कि दोनों तरफ से मीजोटर्म से आश्रित होता है, उस स्थान को देहगुहा कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है। ठीक है, और इसके बेस पर जो है 3 प्रकार के जंतु होते हैं, अदेहगुह्य, देहगुह्य और कूट देहगुह्य। ठीक है, 3 प्रकार के जंतु होते हैं। तो क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं? तो देखिए, जो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया होती है, गैस्ट्रुल अवस्था होती है, गैस्ट्रुलेशन के बाद जो है कुछ जंतुओं के अंदर, गैस्ट्रुलेशन के बाद कुछ जंतुओं के अंदर जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, ये जो एक्टोडर्म है और ये एंडोडर्म है, और इसके बीच की ये जो गुहा है, इसको ब्लास्टोसील कहते हैं, कोर्क गुहा कहते हैं, ये सिकुड़ जाती है। एक्टोडर्म, ये बाहरी एक्टोडर्म है, ये अंदरी एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच की ये गुहा है, ये सिकुड़ जाती है, और दोनों जो स्तर हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे ये गुहा समाप्त हो जाती है, या इसके बीच में कुछ मीजोक्लिया नामक पदार्थ भर जाता है, जिसके कारण ये गुहा जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे जंतु जिनके अंदर ये गुहा समाप्त हो जाती है, ऐसे जंतुओं को अदेहगुह्य जंतु कहा जाता है, एसिलोमेट जंतु कहा जाता है। जैसे कि जो प्लेटीहेलमिंथी संघ है, इसके जंतु अदेहगुह्य जंतु कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं कूट देहगुह्य जंतु। कूट देहगुह्य जंतु क्या होते हैं? ऐसे जंतुओं के अंदर ये ब्लास्टोसिल समाप्त नहीं होती है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये पास में नहीं आती हैं, ब्लास्टोसिल समाप्त नहीं होती है, लेकिन ये दोनों तरफ से मीजोडर्म से आश्रित नहीं होती है। ठीक है, देहगुहा तो है, लेकिन वो दोनों तरफ से मीजोडर्म से आश्रित नहीं है। ऐसी देहगुहा को कूट देहगुहा या स्यूडोसिलोम या आवासी देहगुहा कहा जाता है। जैसे कि निमेटोडा संघ जो है, इसके अंदर आवासी देहगुहा, कूट देहगुहा पाई जाती है, जिसका उदाहरण है एस्कैरिस। ठीक है, तो निमेटोडा संघ का उदाहरण क्या है? एस्कैरिस। एस्कैरिस के अंदर कूट देहगुहा होती है। और उसके बाद तीसरा टाइप है वास्तविक देहगुहा। वास्तविक देहगुहा क्या होती है? वास्तविक बता दिया आपको पहले कि ऐसी देहगुहा जो कि आहार नाल और देह भित्ति के बीच में उपस्थित है और दोनों तरफ से मीजोडर्म से आश्रित है, ऐसी देहगुहा को वास्तविक देहगुहा या यूसिलोम कहा जाता है। और ऐसे जंतु जिनके अंदर वास्तविक देहगुहा पाई जाती है, उनको यूसिलोमेट कहा जाता है, वास्तविक देहगुहा प्राणी कहा जाता है। और ये जो है एनिलिडा से लेकर के, एनिलिडा संघ से लेकर के कॉर्डेटा संघ तक सभी जीवों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक सभी जीवों के अंदर वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। अब ये वास्तविक देहगुहा जो है, इसकी उत्पत्ति के बेस पर, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हो रही है, इस बेस पर इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। एक दीर्घ देहगुहा और दूसरी आंतर देहगुहा, शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। ठीक है, तो आगे हम इसको देखते हैं, शाइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम को क्या होती है। ये उत्पत्ति के आधार पर सिलोम 2 प्रकार की होती है। वास्तविक सिलोम उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की होती है। आपको बताया कि दीर्घ गुहा या शाइजोसिलोम और दूसरी आंतर गुहा या
एंटेरोसिलोम। अब इनकी निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले हम देख रहे हैं दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, और कैसे इनका निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं दीर्घ गुहा। दीर्घ गुहा का निर्माण कैसे होता है? तो ये देखिए, ये जो है ब्लास्टोलस स्टेज है, उसके बाद यहाँ पर ये कोरकरंध्र है, ब्लास्टोपोर है, ठीक है। बाहर वाली जो लेयर है ये एक्टोडर्म है, ये ब्लू कलर के अंदर एंडोडर्म है, ठीक है, और ये बीच में मेसोडर्म बनी हुई है। तो जब ये अध्यांतर का विकास हो जाता है, अध्यांतर का निर्माण हो जाता है, तो जो एंडोडर्म की कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, एक ये और एक ये दो कोशिकाओं का निर्माण होता है एंडोडर्म से, और इसको क्या कहते हैं? टीलोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। इनको टीलोब्लास्ट कोशिकाएं कहा जाता है। ये टीलोब्लास्ट कोशिकाएं जो है प्लेट का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से देखो, ये प्लेट का निर्माण करती हैं और ये प्लेट जो है आगे वृद्धि करके मेसोडर्म का निर्माण कर लेती है। तो ये मेसोडर्म का निर्माण हो गया है। अब ये मेसोडर्म जो है ये फैल करके, ग्रोथ करके, फैल करके स्प्लिट हो गई, यहाँ से स्प्लिट हो गई, फैल करके यहाँ पर वृद्धि करती है, और वृद्धि करके फिर जो है ये इस हारनाल के चारों ओर फैल जाती है, ठीक है। तो इसमें मेसोडर्म जब वो स्प्लिटिंग होती है, मेसोडर्म की बीच में से यहाँ से स्प्लिट हो जाती है, यहाँ से अलग हो जाती है और फैल जाती है इस पूरे देहगुहा के अंदर, और फैल करके ये जो एक्टोडर्म है इसके इसके अंदर की ओर और हारनाल के बाहर की ओर जो है दोनों साइड में मेसोडर्म का अस्तर बना लेती है। अगर इस तरह से देहगुहा का निर्माण होता है तो उस देहगुहा को दीर्घ देहगुहा कहा जाता है, शाइजोसिलोम कहा जाता है। और इस प्रकार का देहगुहा का जो निर्माण है वो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, इन तीन संघ के जंतुओं के अंदर होता है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ जो है इनके अंदर देहगुहा का जो निर्माण है वो दीर्घ देहगुहा कैसे होता है। दूसरी देखिए आंत्र गुहा। आंत्र गुहा, इसका जो निर्माण है इसमें क्या होता है कि एंडोडर्म जो है, ये अंदर वाली एंडोडर्म है, ये ब्लू कलर की एंडोडर्म है। इस एंडोडर्म की जो कोशिकाएं होती हैं इससे एक थैले के रूप में इसका निर्माण होता है, पाउच के फॉर्म में इसका निर्माण होता है। तो ये एंडोडर्म की ये कोशिकाएं जो होती हैं इससे ये पाउच बन रहे हैं, जिसको ब्रूड पाउच, जिसको पाउच कहते हैं। इन पाउच से ये मेसोडर्म बन गई है, ये इन पाउच से मेसोडर्म बन गई है, और ये मेसोडर्म जो है इस पूरे सिलोम के अंदर फैल करके ये गट को चारों ओर से घेर लेती है, हारनाल को चारों ओर से घेर लेती है, और देहभित्ति के अंदर जो है इस तरह से ये आश्रित हो जाती है। तो इस तरह से जो सिलोम का निर्माण हो रहा है उसको आंतसिलोम या एंटेरोसिलिक सिलोम कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पर दो कोशिकाएं बनती हैं, और इसमें एंडोडर्म की जो लेयर होती है उससे पाउच का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये आंतरदेहगुहा है और ये दीर्घ देहगुहा। आंतरदेहगुहा जाए ये इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ के जंतुओं के अंदर पाई जाती है, और दीर्घ देहगुहा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतुओं के अंदर पाई जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि किस तरह से इस देहगुहा का निर्माण होता है। यूसिलोमेट दो प्रकार की उत्पत्ति के आधार पर आंतरदेहगुहा और दीर्घ देहगुहा, एंटेरोसिलिक सिलोम और शाइजोसिलिक सिलोम। ओके, अगला टॉपिक है खंडी भवन, सेगमेंटेशन या खंडी भवन। क्या होता है खंडी भवन या सेगमेंटेशन? कुछ जंतुओं के अंदर उनका शरीर जो है, कुछ जंतुओं के अंदर उनका शरीर जो है अनेक छोटे छोटे और समान खंडों के अंदर बटा हुआ होता है, और ये जो खंड है ये बाहर भी वैसे होते हैं और अंदर से भी खंडों में बटा होता है। जैसे बाहर खंड है वैसे अंदर भी खंड होते हैं। तो इस प्रकार से शरीर का खंडों में बटा होना उसको विखंडन या खंडी भवन कहा जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनके अंदर शरीर जो है वो खंडों में नहीं बटा होता है, ऐसे जंतुओं को अखंडित जंतु कहा जाता है। ऐसे जंतु को अखंडित जंतु कहा जाता है, जैसे कि जो
सिलेंड्रेटा संघ के जंतु है, निमेटोडा के जंतु है, ये एसेगमेंटेड एनिमल्स हैं, अखंडित जंतु होते हैं। इनका शरीर जो खंडों में बटा नहीं होता है। कुछ जंतुओं का शरीर जो है वो खंडों में तो बटा होता है, लेकिन वो बाह्य खंडन होता है, भीतरी रूप से खंडन नहीं होता है। ऐसे खंडीभवन को कूट विखंडन कहा जाता है, इसको कूट विखंडन कहा जाता है। जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथी संघ के जंतु, प्लेटीहेल्मिंथी संघ के जंतु उनके अंदर कूट खंडन पाया जाता है। शरीर बाहर से तो खंडों में बटा हुआ था, लेकिन वो भीतरी रूप से खंडों में बटा नहीं होता है। और लास्ट है वास्तविक विखंडी, ऐसे जीव जिनका शरीर जो है वो वास्तव में बाहर से भी और अंदर से भी खंडों में बटा होता है। जैसे देखिए ये केंचुए का उदाहरण है, केंचुए का शरीर बाहर से भी खंडों में बटा हुआ है और भीतर से भी खंडों में बटा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो खंडीभवन होता है उसको वास्तविक विखंडन कहा जाता है, वास्तविक सेगमेंटेशन कहा जाता है, ट्रू सेगमेंटेशन कहा जाता है। और ये मिलता है एनिलिडा संघ के अंदर। तो एनिलिडा जो संघ है उसके अंदर वास्तविक विखंडीभवन या वास्तविक विखंडन पाया जाता है, ठीक है। तो ये है विखंडन। उसके बाद में अगला जो बेसिस है वो है भ्रूणीय विकास के दौरान मुख और गुदा की उत्पत्ति। भ्रूणीय विकास के दौरान मुख और गुदा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस आधार पर जो है जंतुओं को दो समूह के अंदर बांटा गया है, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। दो वैसे प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होते हैं, देखिए प्रोटोस्टोमिया क्या होते हैं। प्रोटोस्टोमिया ऐसे जंतु होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है। तो ये ब्लास्टुला अवस्था है, ब्लास्टुला के अंदर ये ब्लास्टोपोर है, कोरकरंध्र है, ठीक है। और इस कोरकरंध्र से, जिस साइड कोरकरंध्र है उस साइड से या उसके निकट जो भाग होता है वहां से मुख का निर्माण होता है। तो जब इसका परिवर्तन होगा तो इससे जो है इस साइड में ब्लास्टोपोर है तो इसी साइड से जो यहाँ पर मुख का निर्माण होता है और उसके विपरीत दिशा में गुदा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन वाले जंतुओं को प्रोटोस्टोमिया कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिया जंतु ये हैं। तो प्रोटोस्टोमिया का एग्जाम्पल है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जंतु है, ये प्रोटोस्टोमिया जंतु होते हैं। इनमें ब्लास्टोपोर जिस साइड होता है उस साइड से जो है मुख का निर्माण होता है। और दूसरे जंतु हैं जिनके अंदर ब्लास्टोपोर वाली साइड से, जिस और ब्लास्टोपोर होता है उस साइड से गुदा का निर्माण होता है। तो ऐसे जंतुओं को ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है, ड्यूटेरोस्टोमेट्स कहा जाता है। ऐसे जंतु जिनमें ब्लास्टोपोर या उसके सन्निकट वाली जो जगह होती है उस भाग से गुदा का निर्माण होता है और उसके विपरीत भाग से मुख का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन वाले जंतुओं को ड्यूटेरोस्टोम कहा जाता है, ओके। और जैसे कि इकाइनोडर्मेट है, हेमिकॉर्डेटा है और कॉर्डेटा के जो जंतु है ये ड्यूटेरोस्टोम होती है, ओके। तो ये है वर्गीकरण के आधार, 5 आधार हमने इस वीडियो के अंदर देखे हैं, ठीक है, जिनके भी इस पर जो है जो जंतु है उनको बांटा जाता है, ठीक है। तो उनके जो है संघ बनाए जाते हैं, उनको अलग अलग संघ के अंदर बांटा गया, ओके। थैंक यू।